हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक ये तमाम चैप्टर्स आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से हम आपकी एक नई बुक पॉलिटिकल थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन वाला, हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं। कुछ इस तरीके से है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक। अब ये मत बोलना कि सर हमारी बुक में तो ग्रीन कलर आ गया, ये आ गया। ये कलर तो देखो जब जब बुक अपडेट होगी तो कलर बदल देंगे, लेकिन लिखा कुछ इस तरीके से ही होगा, पॉलिटिकल थ्योरी। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पर जो आपको क्लास 11th और क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस मिल रहे हैं, ये वीडियोस एकदम लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। जो भी एडिशन हुआ है, एडिशनल टॉपिक वगैरह, तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर जो भी वीडियो है वो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेशन के साथ में यहाँ पे आपको वीडियो मिल रहे हैं, तो इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क वाली है वो वाली बुक तो चलो आपको समझ में आ जाती कि सर वो तो थोड़ी इजी है, लेकिन यूजली होता यह है कि बच्चों को ये पॉलिटिकल थ्योरी समझने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आपके मन में सवाल भी होता है, सर हम पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पता है क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को समझना है, ये देश कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं सर। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है? ये जो बुक है, इस बुक का मतलब क्या है पॉलिटिकल थ्योरी, इस चीज को हम इस चैप्टर में पूरे अच्छे से समझेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स या इन टू एस्पेक्ट। ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं वो 2 तरीके से डिफरेंट होते हैं एनिमल से या दूसरे क्रिएचर से। पहला होता है रीजन, दूसरा होता है लैंग्वेज। रीजन मतलब इंसानों में सोचने की क्षमता होती है ना, जानवर सोच लेगा, थोड़ा बहुत सोच लेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। लैंग्वेज हम लोग बोल भी पाते हैं, वो लोग अपनी भाषा में कैसे भी चिल्लाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्यों अलग है? क्योंकि हम सोचते भी हैं, हम बहुत दूर का सोच लेते हैं। जो रीजन हमारे पास में है, जो मेंटल कैपेबिलिटी हमारे पास में है, वो किसी के पास में नहीं है उतनी शार्प। ठीक, और वही अगर हम दूसरा देखें लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये भी किसी के पास में नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स इन 2 चीज में डिफरेंट होते हैं। पहला हो गया रीजन, दूसरा है लैंग्वेज। पोजेस रीजन एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन, कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, अब रीजंस की मदद से क्या हो रहा है, सोचने की मदद से क्या हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं उसको हम एक्शन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसे हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है कि मुझे क्लास 11 में टॉप करना है, तो आप पढ़ रहे हो, तो जो आपने सोचा वही आप कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर रहे हो। तो रीजन आपको मदद कर रहा है किसमें? रीजन आपको मदद कर रहा है एक्शंस में। ठीक है, एक्शंस में आपको रीजन मदद कर रहा है। और लैंग्वेज में क्या हो रहा है? लैंग्वेज में हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, यहां पे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं लैंग्वेज के माध्यम से। क्लियर हुआ? पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट ओन ट्विन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सेल्फ। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सेल्फ। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो रीजन और लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। रीजन मतलब हम लोग सोचेंगे कि क्या लिबर्टी, जो आप सुनते हो आजादी, हमें आजादी चाहिए, किसकी आजादी चाहिए? बोलने की आजादी चाहिए। आपने सुना होगा देश में इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी। कोई लोग बोल रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, तो ये न्याय है क्या? ये जस्टिस है क्या? क्या इक्वालिटी मतलब ये है कि इस पूरे देश में सारे लोगों की इनकम एक जैसी हो जाए? क्या बोलने की आजादी का मतलब यह है कि हम कुछ भी बोल दें? तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन का आंसर कौन करता है? इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमारा पॉलिटिकल थ्योरी करता है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे क्वेश्चन का आंसर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, इट एनालाइज सर्टेन बेसिक क्वेश्चन। पॉलिटिकल थ्योरी कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एनालाइज करता है। हाउ सोसाइटी शुड बी गवर्न,
व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी इन क्वेश्चन से डील करेगा कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सोसाइटी कैसे होना चाहिए, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, क्या हम बिना सरकार के नहीं रह सकते, क्या जो भी लोग हैं अगर सरकार नहीं होगी तो क्या हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अब सरकार आ गई है तो कौन सी सरकार, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, किंग, क्राउन, कौन सी सरकार बेस्ट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में सारी चीजें बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी के अपने फ्लॉज हैं, तो ये लोग ये भी स्टडी करते हैं कि कौन से वहां पे कौन कौन से फ्लॉज हैं। ठीक है, डज लॉ लिमिट अवर फ्रीडम, what does the state owe its citizen, why do we owe each other as a citizen। ठीक है, क्या यहाँ पे लॉ हमारी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब कोई भी कानून बना दिया तो वो कानून कहीं ना कहीं हमारी आजादी को छीन रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कानून बनाया है यहाँ पे कि कल से, क्या कानून बनाया, एक एग्जाम्पल, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल, कि कल से सारे लोग टी शर्ट पहनेंगे और नीचे टी शर्ट और जीन्स पहनेंगे, तो क्या इसने हमारी फ्रीडम को लिमिट कर दिया। पहले इंसान बहुत सारे कपड़े पहन सकते थे, लेकिन आज एक कानून बना दिया कि लोग टी शर्ट और जीन्स पहनेंगे, तो क्या हुआ, तो ये कानून ने क्या हमारी फ्रीडम को लिमिट कर दिया है। क्या जितने भी कानून बनते हैं वो हमारी आजादी पे रोक लगा देता है। गवर्नमेंट को सिटीजन्स के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, सिटीजन्स को दूसरे सिटीजन्स के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, जितने भी क्वेश्चन है वाई वाले, उन वाई वाले सभी क्वेश्चन का आंसर हमें कहां मिलता है, उन वाई वाले सभी क्वेश्चन का आंसर हमें पॉलिटिकल थ्योरी में मिलेगा। अब आप पूछोगे सर क्या ये पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तब आपको क्वेश्चन आएंगे, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब पे क्वेश्चन आएंगे, तब आप यहां से ये चीजें कोट कर दोगे तो आपको 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे ऐसे वगैरह में, या जब आपने क्वेश्चन देखा होगा तो लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, हमें बोलने की आजादी चाहिए, तो आजादी क्या है वो हमें यहां से पता चलेगा। तो ये बुक भी आपको कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी रिवॉल्व अराउंड द वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। इट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वैल्यू एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो इन सब के रिवॉल्व कर, इन 3 आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहला हो गया फ्रीडम, दूसरा हो गया इक्वालिटी, तीसरा हो गया जस्टिस। ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिकल थ्योरी रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस में आप ये समझोगे कि जब भी सरकार आती है तो हम सरकार से क्या मांग करते हैं कि वो सबके साथ में एक जैसा ट्रीट करे, सबके साथ में एक न्यायपूर्वक तरीके से ट्रीट करे। जस्टिस की बात आ गई। जब भी सरकार आती तो हम सोचते हैं कि सरकार इक्वालिटी मेंटेन रखेगी, सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, तो वो क्या हो गया, वो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। जब भी सरकार आती है तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी आजादी हमें रहेगी, वो सरकार ऐसा नहीं कि डिक्टेटरशिप वाला ले आएगी और हमें बंद करके रख देगी, एकदम तानाशाह वाला माहौल नहीं होगा, हम हमारी फ्रीडम को उसी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों के अपने अपने चैप्टर हैं इस बुक में। ठीक है, ये तीनों चैप्टर, ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 3 चैप्टर है आपकी बुक में, इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इन 3 कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा घूमती है। आप खुद देखना, जो भी सरकार है वो सरकार जस्टिस, वो सरकार इक्वालिटी, वो सरकार फ्रीडम के बारे में बात करेगी। ठीक है, वो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेगी। क्लियर, समझ में आ गया। इट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वैल्यूज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट with the help of the ideas of major political thinkers of the past and present. It also examined the extent to which freedom or equality are actually present in the institution we participate in. अब हम लोग फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस को कैसे डिफाइन करेंगे? जो आपका मन होगा क्या वो डिफाइन कर देंगे, या जो मेरा मन होगा वैसे डिफाइन कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो पास्ट के हमारे थिंकर्स रहे हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, उनके क्या आइडिया थे। ठीक है, उनके इक्वालिटी के क्या आइडिया थे, उनके जस्टिस के क्या आइडिया थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, हम लोग वेस्टर्न थिंकर्स को भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनके क्या आइडिया थे। और आपको पता है जो आज का जो संविधान है, आज का आप जो भारत का संविधान देख रहे हो, वो इन थिंकर्स की फिलॉसफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने हमारे संविधान को आंख बंद करके कर लिया। जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीडर्स थे, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इनसे बहुत ज्यादा
ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और जो थॉट मान लो 300 BC में दिया गया हो, 350 BC का जो थॉट है, 350 BC का जो थॉट है, वो थॉट आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं चल रहा है। उस समय जो एजुकेशन की थ्योरी दी गई थी, सोचो इतने हजारों साल पहले, इतने साल पहले जो थ्योरी एजुकेशन की दी गई थी, वो आज भी कहीं ना कहीं चल रही है, पता है। तो इसलिए ये थॉट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको लगेगा कि ये इतने 100 साल, 200, 400, 500 साल पहले की थ्योरीज आज भी हमारे यहाँ चल रही है। तो हम इन कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से देखेंगे। इन कॉन्सेप्ट को हम थिंकर्स के बारे में देखेंगे कि अलग अलग थिंकर्स जो पॉलिटिकल थिंकर थे, उनका क्या कहना था इन कॉन्सेप्ट के बारे में, हम उसे समझेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि आज के तारीख में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशरी है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो ये चीजें हमें दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, वो हमें इक्वालिटी दे पा रहे हैं क्या, वो हमें जस्टिस दे पा रहे हैं क्या, वो हमें फ्रीडम दे पा रहे हैं। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, हम लोग देखते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है क्या वो इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा, इन इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक में, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट की मदद से हम समझेंगे कि क्या वो इंस्टीट्यूशन इन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। पॉलिटिकल थ्योरी एट एन एडवांस लेवल, it looks at whether existing definition are adequate and how existing institution, government, bureaucracy and policy practices must be modified and become more democratic। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव देखो पॉलिटिकल थ्योरी का, बस मेन यही है कि हम लोग देखते हैं कि जितने भी सरकार के जो कामकाज है वो इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो उन्हें और डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है सरकार को, और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। और पॉलिटिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट द पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड टू असेस पॉलिटिकल इवेंट ऑफ अवर टाइम। पॉलिटिकल थ्योरी का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो सिटीजन्स हैं वो रैशनली सोचें, रैशनली थिंक करें, ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरी से हम आज के तारीख में जितनी भी चीजें हो रही हैं हम उनको रिलेट कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड असेस द इवेंट ऑफ अवर टाइम, हमारे जो इवेंट्स है उनको असेस करना। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। दूसरा सवाल, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, इस वाले सवाल को हम आंसर करेंगे। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, हम फिर इसे देखेंगे। एंड देन व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को हम लोग इस चैप्टर में आंसर करेंगे, और इसी के तहत आपको पॉलिटिकल थ्योरी के जितना भी इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी। थोड़ी सी भी टेक्निकलिटी हो, नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो को फिर से देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत मजे आएंगे आपको पॉलिटिकल थ्योरी में। यूजली होता है ये, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कर लेंगे लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी नहीं हो पाएगा, वो टीचर पॉलिटिक्स कर रही हैं, या कभी 2 टीचरों के बीच में कि उस डिपार्टमेंट में वहां पे पॉलिटिक्स हो रही है। तो पॉलिटिक्स के कितने अलग अलग कोनोटेशन है ना, लेकिन जैसे मैंने बोला पॉलिटिक्स, तो आपके मन में कोई आ गया होगा भाषण या कोई रैली वाली चीजें आ गई होगी। लेकिन पॉलिटिक्स जो शब्द है उसको हम सिर्फ इलेक्शन के दौरान यूज नहीं करते। पॉलिटिक्स जो शब्द है उसे आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। अपने रिश्तेदारों के साथ में कई बार आपने देखा होगा कि मम्मी वो बुआ जी पॉलिटिक्स कर रही है, आपने स्कूल में देखा होगा वहां पे ऐसे पॉलिटिक्स हो रही है, कॉलेज में देखा होगा वहां पे ऐसे पॉलिटिक्स हो रही है। तो आखिर ये पॉलिटिक्स है क्या, हम थोड़ा सा इसे समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यू हैव नोटिस दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडिया अबाउट व्हाट पॉलिटिक्स इज। लोगों के अलग अलग आइडिया होते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स कुछ डिफरेंट होगी, मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स कुछ डिफरेंट होगी, किसी तीसरे इंसान के हिसाब से पॉलिटिक्स कुछ डिफरेंट होगी। पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स को कुछ लोग एज अ पब्लिक सर्विस भी मानते हैं, ठीक है। कुछ जो नेता रहते हैं वो बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों का भला कर सकें, तो वो बोलते हैं पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक सर्विस, ठीक। वो इसे कुछ इस तरीके से बोलते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स एज अ मैनिपुलेशन, स्कैम्स एंड वे टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स स्कैम है, पॉलिटिक्स इसलिए लोग आते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आते हैं कि बहुत सारे रुपए कमाएंगे, कोई लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। बाकी कुछ लोग, कुछ नेता ऐसा बोलते हैं ना कि हम तो यहाँ पे लोगों की सेवा करने आए। तो ये दो डेफिनेशन तो आपको यहीं पे मिल गई कि पॉलिटिक्स के अलग अलग कोनोटेशन होते हैं, पॉलिटिक्स की अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। We are thus confronted with the conflicting images of the politics। हम लोग यहाँ पे अलग अलग दो हमें conflicting इमेज देखने को मिली। एक इमेज पॉलिटिक्स के बारे में पॉजिटिव है, दूसरी जो पॉलिटिक्स की जो दूसरी जो इमेज है वो यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉलिटिक्स के हमें अलग अलग यहाँ पे हमको इमेज देखने को मिली है। We are thus concerned with the conflicting image of politics। Is the politics an undesirable activity that we should stay away from and get rid of, or is it a worthwhile activity we must engage in order to make a better world? अब यहाँ पे अगर आप सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखोगे तो इसको लगेगा कि पॉलिटिक्स जो है वो एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी है, हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। बहुत बार आपने आपके घर में सुना होगा कि पेरेंट्स बोलते पॉलिटिक्स से दूर ही रहना, कुछ पढ़ लिख ले, पॉलिटिक्स गंदी चीज है, पॉलिटिक्स एक कीचड़ है ना, वहां जाओगे तो दलदल में फंस जाओगे। तो एक कॉनोटेशन ये होगी कि पॉलिटिक्स से दूर बना के रखे, दूरी बना के रखें, उससे दूर रहना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है और जो यहाँ का ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये लोग बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉलिटिक्स एक वर्थवाइल है, पॉलिटिक्स में इसलिए जाना चाहिए ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सके, ताकि हम एक बेटर चीज क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक सर्विस। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये कुछ इमेज है, कुछ लोग पॉलिटिक्स को सीधा स्कैम से रिलेट करेंगे। यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस। ठीक है, योर एक्टिविटीज आर हैविंग बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे बाय लाइंग एंड चीटिंग। ठीक है, यहाँ पे कह रही है पॉलिटिक्स से आपको दूर होना चाहिए, आपके बच्चे पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिस हिसाब से आप गंदे काम में इंडल्ज हैं आपके बच्चे देखेंगे तो क्या होगा। कुछ लोग सीधा पॉलिटिक्स सुन के पक्का स्कैम को रिलेट करते हैं, इतने सारे हम लोग स्कैम सुनते हैं तो हम वैसे रिलेट कर लेते हैं। इज पॉलिटिक्स गुड और बैड? अब पॉलिटिक्स सही है या गलत है? रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिक्स बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आज की तारीख में जो हम इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं पॉलिटिक्स की, वो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे आपने स्कूल लेवल पे अगर आपने पॉलिटिक्स को सुना होगा तो नेगेटिव टर्म्स में सुना होगा। किसी टीचर ने बोला बहुत पॉलिटिक्स होती है तो वो नेगेटिव टर्म्स में बोला, टीचर ने पॉजिटिव टर्म्स में नहीं बोला ना कि बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। तो अब तक हमने जितनी भी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को सुना है वो कहीं ना कहीं गलत है। और जो पॉलिटिक्स है हम उससे दूर भी नहीं रह सकते, वो हमारी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, आप उससे दूर नहीं रह सकते हैं। महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट पॉलिटिक्स envelops us with the coils of snake and there is no other way but to wrestle with it। ठीक है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो हम उससे दूर नहीं रह सकते, आप पॉलिटिक्स से दूर नहीं भाग सकते, पॉलिटिक्स को आपको साथ में ही रहना है, पॉलिटिक्स से आपको जकड़े ही रहना, आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, society required to take decision regarding multiple needs and interests of its member. Some form of political organization and collective decision making is essential। ठीक है, सोसाइटी में है तो देखो भैया हमें डिसीजन लेना है, डिसीजंस रिक्वायर्ड होते हैं, सोसाइटी में अलग अलग नीड होती है, उन नीड के लिए हमें डिसीजन लेना होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो सरकार में सत्ता होती है, वो उस हिसाब से डिसीजन लेती है। ठीक है, emergence of various organization and institution social and political along with the institution government play an important part। और पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही कर रही है। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आज की तारीख में हमने देखा कि सिटीजन्स भी क्या करते हैं, सिटीजन्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ये सिटीजन्स क्या करते हैं, ये सिटीजन्स अपना प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, ये सरकार को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोटेस्ट धरने देने से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ अच्छा काम करे। फिर मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस भी पॉलिटिक्स कर रहा है एक तरीके से। मीडिया हाउस क्या कर रहा है, मीडिया हाउस वो वाली चीजें दिखाता है जिसपे वो चाहते हैं कि सरकार काम करे, है ना। मीडिया का काम होता है सरकार की छवि को बनाना और सरकार की छवि को गिराना भी। तो जब मीडिया को कुछ कानून वगैरह बनाना होता है तो बार बार मीडिया बोलती है क्या आपको नहीं लगता देश को इस चीज की जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता देश को इस चीज की जरूरत है, तो सरकार को प्रेशर में आके करना पड़ता है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स कर ही रही है, सरकार का काम ही है यहाँ पे पॉलिटिक्स करना। गवर्नमेंट तो यहाँ पे क्या करेगी, गवर्नमेंट तो यहाँ पे पॉलिटिक्स करेगी ही करेगी, उनका तो काम है।
फिर इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं जो बिजनेसमैन है, बिजनेस हाउसेज भी पॉलिटिक्स करते हैं। बिजनेस हाउसेज कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बिजनेस हाउसेज में हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गवर्नमेंट को चंदा देते हैं। तो जब भी ये गवर्नमेंट को चंदा देते हैं तो क्या बात करते हैं, जब भी ये लोग गवर्नमेंट को चंदा देते हैं तो यहां पे बात होती है कि हम तुम्हें चंदा देंगे, बदले में हमें ये प्रोजेक्ट दो, बदले में हम एयरपोर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वाली चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे क्या बताया, अमंग सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। इमरजेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, अलग अलग लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स को हम सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं जोड़ सकते। पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी का पार्ट है, सभी जगह पे पॉलिटिक्स हो रही है। रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये तो आपको पता है कि सरकार है तो वो तो पॉलिटिक्स करेगी। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल, गुड डिसीजन बैड डिसीजन। हमारी जो सरकार होती ना वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है ना। सरकार कई बार अच्छे डिसीजन लेती तो सबको फायदा होता है, सरकार कई बार बुरे डिसीजन लेती तो वही पब्लिक को रोना भी आता है। तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन इस देश में जितने भी नागरिक है उन सबको इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डीमोनेटाइजेशन है, वो अच्छा है या बुरा हुआ उस पर हमें नहीं जाना है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिसीजन है। लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन का जो वो था, डीमोनेटाइजेशन जो सरकार का निर्णय था, उसने सभी की लाइफ को इंपैक्ट किया। अच्छे बुरे में नहीं जाना है, लेकिन उसने सबकी लाइफ को इंपैक्ट किया ना, सभी की लाइफ को इंपैक्ट किया। तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो वो उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो ये होता है कि डिसीजन सही भी हो सकता है, डिसीजन गलत भी हो सकता है। सिंस द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट्स अस डीपली, देयरफॉर पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन हमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। क्योंकि सरकार का एक निर्णय हमें बहुत भारी पड़ता है, इसलिए लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है। ठीक है, कंक्लूजन वाले पार्ट पे आते हैं। पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस इन द सोसाइटी। पॉलिटिक्स के अलग अलग डिफरेंट कोनोटेशन है, किसी का मतलब पॉलिटिक्स का कुछ दूसरा है, किसी का कुछ और है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब कुछ और है, सरकार के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब कुछ और है, सरकार के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब कुछ और है। इट इन्वॉल्व मल्टीपल नेगोशिएशन related to government. It involves what government do and how they relate to the aspiration of people. People struggle. It involves how people struggle and influence their decision making. People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activity which are designed to promote social development and help to resolve common problems. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में हम लोग देखते हैं मल्टीपल नेगोशिएशन होते हैं। नेगोशिएशन कैसे, सरकार लोगों से नेगोशिएट कर रही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोग भी पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस, बिजनेसेस, जो सारी चीजें मैंने बताई है, वो सारी चीज क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें, वो सारे लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, वो सारे लोग अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट एक बैलेंस बना के चल रही है कि मुझे सिटीजन को भी नाराज नहीं करना है, मुझे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी नाराज नहीं करना, नहीं तो वो चंदा नहीं देंगे, मुझे मीडिया को भी नाराज नहीं करना, नहीं तो वो मेरी छवि को बिगाड़ देंगे लोगों के सामने, मैं जीत नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सबके बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आपने बहुत शांति से एक बार भी आपने इसको रीड कर लिया, मेरे वीडियोस देखने के बाद एक बार भी अगर आपने इस चैप्टर को रीड कर लिया अपनी बुक में, तो वो वेल एंड इनफ होगा आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन अच्छा है ना, आपका तो सिलेबस कम हुआ, एक बार रीड कर लो, एक बार पढ़ लो, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है? मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या चेंज हो रहे हैं। चेंज इन द सेंस, चेंज हो रहा है पहले की डेमोक्रेसी में और आज की डेमोक्रेसी में, चेंज हो रहा है पहले की फ्रीडम में और आज की फ्रीडम में, चेंज हो रहा है पहले की इक्वालिटी में और आज की इक्वालिटी में। ठीक है, सो ये जितने भी वैल्यूज, प्रिंसिपल, डेवलपमेंट, चेंज, जो भी नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को, इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ समझते हैं, इन तमाम चीजें और इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, डिफरेंट
country may try to protect such values by enriching them in their constitution, as is the case with the American and Indian constitution. अलग अलग कंट्री अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं एनरिच करती है, इन प्रिंसिपल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं डालती है। जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। फ्रांस में बात की जाती है फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों की। तो अलग अलग जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी कंट्रीज इन वैल्यूज़ को एस्पायर करती है, इन वैल्यूज़ के टूवर्ड्स देखती है और वो चाहती है कि उनकी कंट्री में ये वैल्यूज़ रहे। और बहुत सारी कंट्री तो क्या करती है, इन्हीं वैल्यूज़ को वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन कर देती है ताकि जो उनके पीपल है, ताकि जो उनके सिटीजन्स हैं वो इन वैल्यूज़ को इंजॉय करें। ठीक है, समझ में आ गया? हाउ डिड दीज आइडियाज कम इनटू एग्जिस्टेंस? अब सवाल आएगा सर ये डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये आइडिया आए कहां से, ये आइडिया एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ये एक हमें सवाल देखने को मिलेगा। दे इमर्ज ड्यू टू डिबेट, आइडियाज एंड डिस्कशन ऑफ वेरियस थिंकर्स। ये हमें आइडिया कहां से आए, डिबेट से पता चला, डिस्कशन से पता चला, अलग अलग लाइक माइंडेड पीपल्स, ठीक है, जो अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनके डिबेट से, उनके डिस्कशन से ये आइडिया एग्जिस्टेंस में आए हैं। ठीक है, उनके उससे ये आइडिया एग्जिस्टेंस में आए हैं। ठीक, देयर एप्लीकेशन इन द सोसाइटी। अब इन आइडियाज की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, हमने ये देख लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या सब्जेक्ट मैटर है, तो ये हम देख चुके हैं कि ये रहा इसका सब्जेक्ट मैटर। फिर बात आई कि ये आइडिया आए कैसे, तो हमने ये भी इसका ओरिजिन पॉइंट निकाल लिया कि आइडिया एग्जिस्टेंस में कैसे आया, तो इसका हमने ओरिजिन पॉइंट भी निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि इनका एप्लीकेशन क्या है सोसाइटी में, इन आइडिया का क्या एप्लीकेशन है हमारी सोसाइटी में, उसे हम थोड़ा सा समझते हैं। As far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed their student whether monarchy or democracy was better. In modern time, Rousseau argued for the freedom as a fundamental right of humankind. अब आप देखो 5th सेंचुरी, आज की तारीख में हम लोग 21st सेंचुरी में बात करें, 5th सेंचुरी बीसी की बात है, जब प्लेटो और एरिस्टोटल ने, जो प्लेटो और एरिस्टोटल ये दोनों क्या थे, ये दोनों पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ठीक है, एक तरीके से आप टीचर समझ लो अभी के लिए। आप जैसे जैसे इस बुक में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल फिलोसोफर क्या होते हैं, लेकिन अभी फॉर टाइमिंग आप ऐसे समझो कि जो प्लेटो और एरिस्टोटल थे पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे और ये अपने स्टूडेंट के साथ में इनका डिस्कशन था कि मोनार्की ज्यादा बेटर है या डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है। तो अब सोचो 5th सेंचुरी बीसी में डेमोक्रेसी की बात आ गई थी और हम आज की तारीख में आप लोग देखेंगे विश्व में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन 5th सेंचुरी बीसी में डेमोक्रेसी का क्या, डेमोक्रेसी पे डिबेट्स होने लग गई थी। ठीक है, तो एज बैक एज 5th सेंचुरी बीसी, प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस देयर स्टूडेंट वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी इज बेटर। तो ये अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है या मोनार्की बेटर है। In modern time, Rousseau argued freedom as a fundamental rights of humankind. Modern times मतलब यहाँ बात हो रही है 1628 की, ठीक है, 1628 की, और आज हम कहाँ पे 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उस समय रूसो ने 1628, या आप ऐसा कहो तो इसको हम 1700 भी चलो मैं लिख सकता हूँ, इस समय पे बात की गई थी फ्रीडम को। फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला आर्टिकल है, फ्रीडम वाला, राइट टू फ्रीडम वाला आर्टिकल है। तो उस समय का देखो आप, ईयर देखो, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी चीजों को एड ऑन किया गया। ठीक है, तो उस समय जो भी ये थिंकर्स बात कहते थे ना, इन थिंकर्स का एप्लीकेशन हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने जो भी बात कही है, ये सारी की सारी बातें कहाँ पे, ये सारी की सारी बातें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है। नाउ कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी was as crucial as freedom. Closer home, महात्मा गांधी discussed the meaning of genuine freedom of और स्वराज इन इस बुक हिंद स्वराज। ठीक है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि चलो फ्रीडम तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इक्वालिटी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग इक्वल रहेंगे तभी तो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। आप खुद सोचो, एक इंसान है, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे जब हमारी गाड़ियाँ रुकती है तो बहुत सारे बैगर्स, ठीक है, वो लोग कुछ हमसे बहुत सारे बैगर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, और जैसी रेड सिग्नल आता है वो लोग आते हैं, वो लोग कुछ बोलते हैं कि बेटा रुपए दे दो, ठीक है, कुछ भी। तो
उनके पास भी फ्रीडम है और फ्रीडम मेरे पास भी है। ज़्यादा अच्छे से अपनी फ्रीडम कौन एंजॉय कर पा रहा है? ऑफकोर्स मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कितनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूँ, मुझे जिस चीज़ की पढ़ाई करनी हो वो मैं कर सकता हूँ, मुझे जो खरीदना है वो मैं खरीद सकता हूँ। क्या वो अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं? क्या जो उन्हें जीवन में करना है वो कर सकते हैं? जी नहीं। तो कार्ल मार्क्स पहले थे, कार्ल मार्क्स ने बोला कि इक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ फ्रीडम के बारे में बात मत कीजिए, लेकिन इक्वालिटी के बारे में भी बात कीजिए। फिर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में अपना आइडिया दिया। ठीक है, महात्मा और अंबेडकर ने बोला, अंबेडकर ने क्या बोला? डॉक्टर बी आर अंबेडकर विग्रेसली आर्ग्यूड दैट शेड्यूल कास्ट मस्ट बी कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर बोले कि जो शेड्यूल कास्ट है उन्हें माइनॉरिटी में कंसिडर किया जाए, जो एससीज हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनके साथ में पास में बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हुई है, उनके साथ में बहुत ज़्यादा, अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को जाके देखें, तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हुई है, तो हमें उन्हें हेल्प करनी है ताकि वो भी आगे बढ़े। ठीक, ये कुछ फोटो है, ये प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैं, ये रूसो हैं, ये कार्ल मार्क्स हैं, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो जितने भी थिंकर्स का मैंने बताया था उन सभी की ये इमेज रही है, तो आप एक ग्लिम्स ले सकते हैं, ये उस समय के थिंकर्स हैं। नाउ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। Political theory is a systematic study of politics which deal with the ideas and principles that shape socio-political life। ठीक है, वही वाली बात है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिक्स की, और ये क्या करता है? ये अलग अलग प्रिंसिपल को शेप करता है, अलग अलग प्रिंसिपल्स का बर्थ होता है, अलग अलग वैल्यूज के बारे में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, जो कि आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पॉलिटिकल थ्योरी बताता है। इट प्रोव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। ठीक है, ये अलग अलग प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस को बताता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच में पावर में सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग काम है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी, अगर लेजिस्लेचर, अगर पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी उसके लॉ को खत्म कर देगी, तो जुडिशियल रिव्यू होना जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है? ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। This is done by examining the argument advanced by different thinker in defense of these concepts. Political theorists also reflect upon the current political experiences and point out ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है, ये हम कैसे देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट सही है, कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है, ये हम सब देखते हैं। ये जो अलग अलग जो इन्होंने प्रिंसिपल, मतलब ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है, इन सबको देखते हैं हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग थिंकर्स की डिबेट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, और साथ ही साथ ये जो जितने भी आर्ग्यूमेंट है, इनको हम करेंट टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि आज के तारीख में भी हम इसे रिलेट कर पाए। बट इज ऑल दिस रिलेवेंट फॉर अस नाउ? क्या ये आज की तारीख में हमें रिलेवेंट है? बिल्कुल रिलेवेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज भी रिलेवेंट है। India, free and independent, still the issues of freedom, equality, democracy arises in the many areas of social life and they are being implemented at different places. इवॉल्विंग नेचर ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, इंडिया भले ही आज़ाद है, इंडिया में हम भले ही बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, इंडिया में हम भले ही बोल रहे हैं कि फ्रीडम है, इंडिया में हम भले ही बोल रहे हैं कि इक्वालिटी है, लेकिन उसके बाद भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व होते हैं। ये कोई साइंस नहीं है कि प्रूव हो गया तो खत्म हो गया, नहीं, इक्वालिटी अपने आप में इवॉल्व होगा। समय के अनुसार इक्वालिटी की डेफिनेशन बदलेगी, समय के अनुसार डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बदलेगी, समय के अनुसार फ्रीडम की डेफिनेशन बदलेगी। ठीक है, सो ये वो वाली बात है। अब यहाँ पे हमें इवॉल्विंग नेचर ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम को समझते हैं। इक्वालिटी इन पॉलिटिकल स्पेयर, इट मे नॉट बी देयर इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेयर। हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम और जो फ्रीडम और इक्वालिटी है वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं इक्वालिटी है पॉलिटिकल स्पेयर में, हम लोग बोल रहे हैं सब हम इक्वल है वोट डालने के टर्म्स में, लेकिन जब इकोनॉमिक, जब रुपए की बात आती है तब हम इक्वल नहीं है। जब सोसाइटी की बात आती है तो आज भी हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। नो डाउट हमने कितना भी उसको बैन करने की कोशिश करी, लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी वाली चीजें होती है। तो इक्वालिटी पॉलिटिकल स्पेयर में है, लेकिन आज भी इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल, सोसाइटी के टर्म्स में इक्वालिटी नहीं है, तो उसको हमको स्टडी करना है। Freedom has its new interpretation all the time. Example, fundamental rights and their reinterpretation in response to the new circumstances.
जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू अमेंड एंड एक्सपैंड फंडामेंटल राइट। जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसके भी वो भी अपने आप में इवॉल्व हो रहा है। कैसे इवॉल्व हो रहा है? जैसा कि जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स को बार बार अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के साथ में जुडिशरी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रही है। पार्लियामेंट क्या कर रहा है? पार्लियामेंट संविधान में बदलाव ला रहा है, तो हमारी फ्रीडम कई बार थोड़ी सी बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है। जुडिशरी अपने जजमेंट देते टाइम फंडामेंटल राइट्स को और थोड़ा सा बड़ा कर रही है, तो इससे नई नई फ्रीडम की डेफिनेशन आ रही है। अब यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको रिलेट करना है। कहां रिलेट करना है? रिलेट, इसे आपको रिलेट करना है आपकी बुक कौन सी बुक? हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक के जितने भी यहां पे आर्ग्यूमेंट्स है, इन सारी चीजों को आपको वहां पे रिलेट करना है। इसको फंडामेंटल राइट से आपको समझना है, इसलिए वो वाली बुक के लेक्चर्स मैंने आपको पहले दे दिए थे। एज अवर वर्ल्ड चेंजेस वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम एज वेल एज द न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। Example, use of global communication technology by activists and terrorists, internet and privacy, need for regulation, freedom। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे फ्रीडम और इन सब की डेफिनेशन भी चेंज होती जा रही है। जैसे फ्रीडम्स पे बहुत सारे थ्रेड भी आ गए हैं। आज की तारीख में फ्रीडम कैसे बढ़ी है कि हमें अमेरिका में क्या हो रहा है वो भी हमें पता चल रहा है, इंस्टाग्राम, न्यूज़, इन सब के माध्यम से। साथ ही साथ हमारी फ्रीडम पे आजकल हम लोग देख रहे हैं हैक हो जाना हमारी आईडीज वगैरह, ठीक है। ये या फिर ये जो टेररिस्ट वगैरह है ये इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रीडम बढ़ भी रही है, तो साथ साथ में इन सारी चीजों को खतरा भी है। और यही चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? यही चीजें हम लोग आने वाले इस आपकी पूरी बुक में, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी कि सर कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं सर? इसका कोई मतलब भी है? थोड़ा सा बोरिंग है। लेकिन आपको ये सारी बेसिक सी चीजें समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या और क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस थ्योरी को हमें डे टू डे लाइफ में, डे टू डे प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो अब बारी आई है कि इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से समझे कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इन्हें हम डे टू डे लाइफ में, इन्हें हम डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा। जो पॉलिटिकल थ्योरीज है वो अलग अलग आइडियाज, अलग अलग प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, इन सबको डील करता है ना। अब डेमोक्रेसी क्या है? बोल दो कि सर राइट टू वोट, हम जो हमारा जो प्रतिनिधि है, ठीक है, जो हमारा जो लीडर है, हम अगर हमारे लीडर को चुन रहे हैं तो वो हो गया डेमोक्रेसी। लेकिन क्या डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ ये है कि हमने लीडर को चुन लिया? डेमोक्रेसी एज एन कॉन्सेप्ट बहुत इवॉल्व हुआ है, ठीक। तो कैसे इवॉल्व हुआ है? जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी मतलब क्या? इक्वालिटी मतलब क्या? सबकी इनकम एक जैसी कर दें तो फिर सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाएगी ना। ये इम्पॉसिबल जैसी चीज है कि सभी की इनकम एक जैसी हो। मान लो मेरे 100 रुपए तो आपके भी 100, इसके भी 100, उसके भी 100, किसी के पास 101 रुपए नहीं होंगे, किसी के पास 90 रुपए नहीं होंगे, सबके पास 100। तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? वैसे फ्रीडम, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हमें बोलने की आजादी चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मेरा हक है, मुझे कुछ भी बोलना है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में कि कॉन्सेप्ट आखिरकार इवॉल्व कैसे हुए हैं और ये कॉन्सेप्ट को ये कॉन्सेप्ट कैसे प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक। नाउ इट इज एन ओपन टू इंटरप्रिटेशन। क्या है ओपन टू इंटरप्रिटेशन? ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। Political theorists have asked what is freedom or equality and provide diverse definition. Unlike in mathematics where there can be one definition of triangle or square, we encounter many definitions of equality or freedom or justice. जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है? वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। ओपन टू इंटरप्रिटेशन से मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखें तो नॉर्मल लाइफ में तुम लोग देखोगे तो मैथ्स देख लो, ठीक है। मैथ्स में मैंने पूछा ट्राइंगल क्या है तो तुम बोलोगे कि सर ट्राइंगल यही है, जिसके 3 साइड हो वो हो गया ट्राइंगल, जिसके 3 साइड हो गए हैं वो हो गया ट्राइंगल। स्क्वायर क्या है तो तुम लोग बोलोगे कि सर लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इसका और ये दोनों इक्वल होने चाहिए और 4 साइड होने चाहिए तो हो गया स्क्वायर, ठीक। तो मैथ्स में एक ही डेफिनेशन है। या अगर हम लोग साइंस की बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी सामान ऊपर फेंका तो वो नीचे ही आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं वहां पे एक डेफिनेशन नहीं होती है, वहां पे मल्टीपल डेफिनेशंस होती है। इंसान टू इंसान वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल, आपके लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ दूसरा होगा, मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ दूसरा होगा, आप अपने भाई से पूछेंगे तो उसके लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ दूसरा होगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी के लिए कोई दूसरा मतलब है, इक्वालिटी के लिए कोई किसी का दूसरा मतलब है। किसी से पूछूंगा सेक्युलरिज्म मतलब क्या है, तो सब लोग अलग अलग परिभाषा देंगे। कोई बोलेगा कि सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, कोई बोलेगा कि नहीं सभी रिलीजन नहीं, कुछ दूसरा। तो मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होती है। मैं क्या सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके ऊपर ये सारी चीजें मैटर करती है। क्लियर है, ये वाली चीज समझ में आई। और ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रही है। जैसे मैं इसका एक आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, हमारा जो देश है वो कई सालों तक हम लोगों के ऊपर किसने, अंग्रेजों ने राज किया। तो अगर वो लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे, वो लोग ये बोलेंगे कि हमने भारत पे जाके राज इसलिए किया है ताकि वहां के लोगों को हम डेवलप बना सके। पहले भारत में ट्रेन नहीं थी, पहले भारत में अच्छे से रोड नहीं थे, लेकिन देखो हम गए, हमने ट्रेन लेके आ गए, हम गए, हम रोड लेके आ गए। अब जो अंग्रेज लोग होंगे वो तो ये पढ़ाएंगे उनको, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया था, हमारे यहाँ सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, ये अंग्रेज लोग आए, इन्होंने हमें लूटा और इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया। हो गई इंटरप्रिटेशन। वो लोग अपना कुछ दूसरा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, वो कुछ दूसरा बता रहे हैं, वो अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं, और हम हमारी दूसरी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं है, अगर आप लोग हिस्ट्री में भी देखेंगे तो हिस्ट्री में भी सेम यही सिनेरियो है। क्लियर, समझ में आ गया। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। नाउ आइडियाज एंड प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। अब जब सारी चीजें इंटरप्रिटेशन पे ओपन रहती है तो यहाँ पे प्रिंसिपल आइडिया स्टैटिक नहीं होते। जैसे अगर हम लोग मैथ्स वगैरह में देखते हैं तो कैसे स्टैटिक और जो प्रिंसिपल हैं, जो थ्योरीज है, जो थ्योरम है, वो सभी चीज पे फिट हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कंडीशन टू कंडीशन, हमारे यहाँ सिचुएशन टू सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। उसका भी एग्जाम्पल दे दूंगा, थोड़ा सा शांति रखो। Reason, it is concerned with humans, their relationship with other human being rather with the things. Human elements unlike things have opinion on issues like equality, reason, interpretation and many opinions needed to be understood and harmonized. यहाँ पे ये है कि कोई भी प्रिंसिपल और आइडिया स्टैटिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो इंसानों की बात हो रही है, कि कोई एक इंसान और कोई एक चीज की बात नहीं हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। मान लो कल को आप कमा रहे हो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कल को आपको एक मान लो एक छोटी सी नौकरी लगी, सबको बहुत बड़ी नौकरी लगेगी, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल समझो, कल को एक छोटी सी नौकरी लगी, आप खुश हो, अब तक बेरोजगार थे, नौकरी लगी। भैया कोई भी नौकरी बुरी नहीं होती है, शुरुआत तो हमेशा हमें छोटी ही करनी पड़ती है, बाद में जाके हमें कुछ सफलता मिलती है, कुछ साल बाद जाके हमें सफलता मिलती है, लेकिन सभी की शुरुआत कठिनाई भरी होती है। तो मान लो आपको नौकरी मिली और उस नौकरी में मैं ऐसे मान लेता हूं कि 4 लाख रुपए साल, 4 लाख रुपीस ईयर, ठीक है। तो अगर मैं महीने का मानता हूं तो एक अंदाजा, एक महीने का अगर हम एक अंदाजा ले तो 30,000, 30,000 रुपए एक महीने का मिल रहा है, ठीक। और इसमें आपको काम करना पड़ रहा है, सुबह 9 बजे जाते हो आप और रात में आपको 10 बज जाती है, या रात में आपको 7 बज जाती है। तो ये काम आपका कितनी देर का हो गया, 10 घंटे का ये काम हो गया, 10 घंटे का आपका ये काम हुआ, ठीक। अब 10 घंटे का ये काम हुआ तो आपके माँ बाप बड़े खुश होंगे कि मेरा बेटा 30,000 रुपए कमा रहा है या मेरी बेटी 30,000 रुपए कमा रही है, वो बड़े खुश हुए, ठीक है। वो बोलेंगे कि मेरे बेटे को सक्सेस मिल गई है, नौकरी का क्या, धीरे धीरे काम करेगा, आगे बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत तो कर। वहीं आपके रिश्तेदार बोलेंगे उसका क्या, 30,000 रुपए में इतना ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो हम सबको तो खुश नहीं कर सकते। आपके लिए आपकी सक्सेस है, वहीं दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि नहीं ये थोड़ी ना सक्सेस है। यूपीएससी क्लियर कर लेता, आईएएस बन जाता तो हम मानते कि वो सक्सेसफुल है, ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो भी आइडियाज प्रिंसिपल है ये स्टैटिक नहीं होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं,
इंसान टू इंसान वेरी करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स का इंटरैक्शंस है। तो ये वही वाली चीज है, समझ गए ना? थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग को है ना, पॉलिटिकल थ्योरी को देखो तुम लोग, अगर रियल लाइफ में फिट करोगे तो वो एकदम आपको समझ में आने लगेगी, अगर तुमने उसके रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो। और अगर तुमने पॉलिटिकल थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ बुक में रखा है, ठीक है, उसको तुमने सिर्फ बुक में पढ़ लिया पेपर में पास होने के लिए, तो चीजें सही नहीं होगी। ठीक, समझ में आ गया? Let us begin with our common experience of equality in different places. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इक्वालिटी का, और हम इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह पे फिट करते हैं और देखते हैं कैसे इक्वालिटी की डेफिनेशन चेंज होके आएगी। ठीक है, हर सिचुएशन में हम देखेंगे कि इक्वालिटी की डेफिनेशन हमें चेंज होके मिलेगी, चेंज कुछ ना कुछ हमें इस डेफिनेशन में देखने को मिलेगा। पहला देखते हैं, इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, स्पेशल ट्रीटमेंट में भी जस्टिफाइड। एक तो देखो भैया, एक इक्वालिटी की डेफिनेशन सबसे पहले ये हो गई, जो कि बुक में नहीं दी, वो मैं बता दूं, वही वाली चीजें हैं कि मेरी तनख्वाह 100 रुपए है तो सामने वाले की भी 100 है, मेरे पड़ोसी की भी 100 है, मेरे रिश्तेदारों की भी 100 है। तो ये हो गया इक्वालिटी। यहाँ पे सभी लोगों की बात की गई कि सभी की तनख्वाह एक जैसी, तो एक इक्वालिटी ये हो गई। और ये इक्वालिटी इम्पॉसिबल है, ये आज के टाइम में हम इंश्योर कर ही नहीं सकते हैं कि सारे लोग एक जैसे हो जाएं। ठीक, फिर बारी आई है, यहाँ पे मान लो पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए एक लाइन लगी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में अंदर जाना है और एक लाइन लगी है। अब इस लाइन में जिसका जैसे नंबर आते जा रहा है, मतलब जो पहले आया वो पहले चले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। बढ़िया है भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तुमको पहले आना चाहिए था अगर तुम्हें अपना काम जल्दी करवाना है। लेकिन इतने में ये जो दादी हैं, ये दादी आ जाती है यहाँ पे, और ये दादी जैसे यहाँ पे पहुंचती है तो वो यहाँ से सीधा अंदर चली जाती है। तो ये जो लाइन में जो लोग खड़े हैं, ये बोलेंगे हमारे साथ तो नाइंसाफी है। मैं सुबह 7 बजे से आके खड़ा, 1 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और अब मेरा नंबर आने ही वाला था कि दादी पीछे से आ गई और दादी अंदर चली गई। ठीक, तो ये से लगेगा ये तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वॉयलेशन है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, क्योंकि दादी डिसेबल्ड है, वो चल नहीं सकती हैं, तो इसलिए दादी को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, इसलिए दादी को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। वैसे ही इसको कुछ इस तरीके से समझो कि सारे लोग एक बराबर हैं। एक इसको आप कुछ इस तरीके से समझो, थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। मान लो एक रेस होने वाली है, एक रेस है आपके स्कूल में रेस होती है तो ग्राउंड में कुछ इस तरीके का ग्राउंड होता है, तो एक लाइन खींची रहती है, यहाँ पे सारे कैंडिडेट खड़े रहते हैं। ड्राइंग अच्छी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो लेकिन, ठीक है, सारे जो विनर्स है, जो सारे जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे खड़े, फिर यहाँ पे रेडी स्टेडी गो बोलेंगे और सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक, तो ये हो गई इक्वालिटी वाली बात। लेकिन अगर सोचो कि एक कैंडिडेट कहाँ खड़ा है, एक कैंडिडेट यहाँ खड़ा है, दूसरा कैंडिडेट यहाँ खड़ा है, तीसरा कैंडिडेट यहाँ खड़ा है, और अब बोलेंगे रेडी स्टेडी गो, तो क्या ये रेस इक्वल मानी जाएगी? जी नहीं, ये रेस इक्वल नहीं मानी जाएगी। तो वैसा ही हम आज की तारीख में देखते हैं। आज की तारीख में जैसे तो आप लोग रिजर्वेशन वगैरह, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे उसके डिबेट पे बाद में आएंगे, सही गलत है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि रिजर्वेशन को कैसे जस्टिफाई किया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समाज में बहुत पीछे छूट गए थे, इसलिए हमको उनको रिजर्वेशन देना पड़ा ताकि वो कम से कम इस लाइन तक तो आ जाए। जैसे वो इस लाइन पे आएंगे हम रिजर्वेशन हटा देंगे, समझे? इसलिए यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात की गई है कि जो लोग जो पीछे छूट जाएंगे उनको गवर्नमेंट कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देगी ताकि बस वो इस लाइन तक पहुंच जाए। समझ गए? तो गवर्नमेंट बात करती है हमेशा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हो गया? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब ये हो गया, ऐसा मानो कि 100 बच्चे हैं तो हमने 100 के 100 बच्चों को पढ़ा दिया, हमने 100 के 100 बच्चों को एजुकेशन दे दी। अब इसमें जिसमें टैलेंट होगा, जिसने मेहनत की होगी वो आगे चले जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं जाएगा। हमने तुम सबको पढ़ा दिया, तुम सबको हमने अपॉर्चुनिटी दे दी, तुम सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम सब लोग पढ़ रहे हो। ठीक, अब तुम्हारे में टैलेंट है, तुम्हारे में दम है तो तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारे में टैलेंट, तुम्हारे में दम नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात हो गई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की कि एक बार सभी इंसान को मौका दे दिया जाए, फिर उसमें दम हो तो ठीक आगे जाए, नहीं तो नहीं जाए। ठीक है, समझ में आ गया?
वैसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट की बात की गई, तो हम यहाँ पे बात कर रहे कि एक तरफ देखो लोग यहाँ पे बैठे हैं लेकिन एक तरफ कुछ मजदूर यहाँ पे है। ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे मन में आते हैं ना कि कैसे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कुछ लोग कॉर्पोरेट में कंपनी में बैठे हैं, यहाँ पे 12 लाख रुपए साल कमा रहे हैं, 24 लाख रुपए साल कमा रहे हैं, और कुछ मजदूर लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनसे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको महीने के कितने रुपए मिल रहे हैं? महीने के कितने रुपए मिल रहे हैं? 6,000 से लेके 12,000 तक बस। ठीक है, वही यहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाके काम कर रहे हैं। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है कि प्राइमरी एजुकेशन जो कि 14 इयर्स तक के लिए एजुकेशन कंपलसरी है बच्चे को, लेकिन वो सिर्फ लिखा है। आज भी हम लोग देख रहे हैं कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये कैसे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। किनको स्पेशल ट्रीटमेंट देती है? इन लोगों को देती है ताकि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। और इनके साथ में गवर्नमेंट क्या करती है? इनके साथ में गवर्नमेंट इनकी इनकम पे टैक्स लगा देती है। इनकी इनकम पे टैक्स लगाती है और इनके टैक्स के रुपए से वो इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देती है ताकि ये लोग भी आगे बढ़ पाए और इनके लेवल तक आ पाए। समझे हो? तो ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। इक्वालिटी जैसे जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी एक बहुत ब्रॉड और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? आई थिंक ये वाली चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, है ना? देख के लग रहा है कि हाँ सर हमको तो इक्वालिटी लगा था सब एक जैसे हैं, लेकिन जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो कॉम्प्लेक्स है। उसको समझना होगा तो थोड़ा सा दिमाग बचाना होगा। इतना सरल कॉन्सेप्ट नहीं है आइडिया ऑफ इक्वालिटी। वी वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एट टाइम्स वी वॉन्ट स्पेशल प्रोविजंस ऑल्सो। हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, और उसके बाद में अगर कोई बच्चा पीछे छूट जा रहा है, कोई इंसान पीछे छूट जा रहा है, तो उसको स्पेशल प्रोविजंस देके सरकार की स्पेशल मदद से उस इंसान को आगे इस जो जहां पे रेस स्टार्ट होती है उस लाइन तक पहुंचाने की जवाबदारी गवर्नमेंट की है। When we cannot afford basic need, equal opportunity is not enough. Special provision are required. Example reservation. जैसे मैंने रिजर्वेशन वाली बात बताई थी कि कुछ लोग यहाँ पे थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ में अगर आप वाकई में देखेंगे, अगर आप वाकई में हिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करोगे तो वाकई में इन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा क्या हुआ था? इन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा, हम लोग एक तरीके से देखें तो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज हुई थी। इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था। ठीक है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी से थे, अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस अपनाई गई, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन दिया है। बस वो ये है कि समय समय के अनुसार गवर्नमेंट को रिजर्वेशन में रिफॉर्म करना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन बुरा नहीं है। रिजर्वेशन कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, क्योंकि वाकई में जो लोग पीछे छूट गए उन लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है, लेकिन रिजर्वेशन में रिफॉर्म की आवश्यकता है। कोई भी चीज जो बहुत समय से चले आ रही है तो उसमें चेंज करने की आवश्यकता है, उसको सरकार को चेंज करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी पॉलिटिक्स ज्यादा हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट भी नहीं करती है। समझे हो? अब इस डिबेट पे ज्यादा मत उलझ जाना कमेंट सेक्शन में। देखो मैंने तुमको एक इंटेलेक्चुअल मतलब एक अच्छा तुमको पॉइंट ऑफ व्यू बताया जो कि तुम लोग अच्छे से कोई भी एग्जाम में लिख सकते हो। बहुत ही वैलिड और बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है कि जिसको वाकई में जरूरत हो, जो वाकई में उस लाइन के बहुत दूर हो, उसे मिलना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे जरूरत नहीं है फिर भी वो फायदा ले जा रहा है। जिसे वाकई में जरूरत हो उसे मिले, कुछ इस बारे में हमें सोचना चाहिए। So the reason we have many definition is because the meaning of equality is dependent on many contexts. अब अगर आपने देखा होगा तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इक्वालिटी की बहुत ज्यादा डेफिनेशन है, इसलिए इक्वालिटी तक इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इक्वालिटी की अलग अलग डेफिनेशन है। आपके अकॉर्डिंग इक्वालिटी कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग इक्वालिटी कुछ और है, किसी और के अकॉर्डिंग इक्वालिटी कुछ और है। Role of political theorists in explaining the political concept, putting ideas and principle into practice। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं। साथ ही साथ में हमने ये देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, ये जो आइडियाज को समझाते हैं, इनको हम डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बात कह दी और वो बात मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाऊंगा।
इन लोगों ने जो भी बात कही है उस बात को हम लोग क्या करते हैं, उस बात को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उस बात को हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ पे इंप्लीमेंट करते हैं और उसी को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप इस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने ऐसा बोल दिया, उस इंसान ने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है। इन आइडियाज को डे टू डे लाइफ में ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं, आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो, प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे हो, तो YouTube पर सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। वहां पे वीडियो अगर आपको ढूंढने में बहुत समस्या जा रही कि सर YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का समझ नहीं आ रहा है सर, तो एक काम करो, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, नाउ वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहले हेडिंग को समझो कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। ये एक सवाल है और इस सवाल का हमको इस वीडियो में जवाब देना है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए। रीजन वाई वी द हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी। इन फ्यूचर वी मे चूज द प्रोफेशन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, जजेस, लॉयर and so indirectly it is relevant for us now। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आज की तारीख में तो सर हम चलो स्कूल में जा रहे हैं, कुछ कॉलेज वाले भी होंगे तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जीवन में एक एम होगा। हमारा एम होगा या तो पॉलिटिशियन बन जाओ या ब्यूरोक्रेट्स, मतलब कुछ सरकारी विभाग में चले गए, हमने सिविल सर्विसेज वगैरह एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, एक्टिविस्ट बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, जजेस बन गए, लॉयर्स बन गए। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट भैया वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। हम जीवन में कहीं पे भी चले जाएं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो रिलेवेंट हो जाते हैं। और इवन आज की तारीख में भी हम लोग देखते हैं कि आज की तारीख में भी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होती हैं। सेकेंड, सिटीजन। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू वोट एंड डिसाइड अदर इशूज। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली it is helpful to have basic knowledge of political ideas and institutions that shape the world we live in। हम वोट डालते हैं एज अ सिटीजन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, जब हम वोट डालते हैं तो एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। हमें पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में पता हो, उन आइडियाज़ के बारे में पता हो जिनसे कि ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गई, सरकार हो गई, कुछ भी हो गया, सब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि देश में इक्वालिटी होनी चाहिए। जस्टिस की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, और इन्हीं पे तो चुनाव लड़े जाते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ही तो स्कीम्स लाई जाती है। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ही तो समझने के लिए हम लोग इतनी सारी स्कीम्स वगैरह ये सारी आती है। तो कोई भी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, यही पॉलिटिकल आइडियाज़ को ये इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे इंस्टीट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक में मैंने समझा दिए हैं, वहां से पहले आप थोड़ा 1-2 चैप्टर पढ़ो फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन इन्हीं आइडियाज से गवर्न हो रहे हैं। देन नेक्स्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशू इन अवर लाइफ, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। वी रिएक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रेफर देम इन वेरियस पार्ट ऑफ अवर लाइफ, रिलेट इट विद द रियल लाइफ। जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सेक्युलरिज्म है, ये सारी किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट है दैट वी हैव टू रिलेट इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, यू हैव टू रिलेट दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर डे टू डे लाइफ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक, as a student we enjoy debates and inclusion competition, we have opinion what is right or wrong, just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not। हम एज अ स्टूडेंट हम लोग डिबेट्स वगैरह डिस्कशन इन सबको इंजॉय करते हैं,
हम बात करते हैं जस्टिस की, हम लोग बोलते तुम सही बोल रहे हो, ये गलत बोल रही है, वो सही बोल रहा है, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता, हमें बस उस आर्ग्यूमेंट में जीतना होता है। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट है, ये आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। क्या सोचने पे मजबूर करेंगे कि कौन सा आइडिया राइट है, कौन सा आइडिया रॉन्ग है, कौन सा आइडिया सही है, कौन सा आइडिया गलत है। ठीक है, ये हमें इन सारी चीज़ों को देखने में हेल्प करेंगे। ठीक, देन नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रीजनेबल। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या रीजनेबल है। पॉलिटिकल थ्योरी exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinion and argue in an informed manner for the sake of common interest. पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक सिस्टमैटिक थिंकिंग में एक्सपोज करती है। एक सिस्टमैटिक थिंकिंग मतलब हम एक तरीके से सोचने लगते हैं। ये हमें सही गलत ओपिनियन बनाने की, ये ओपिनियन सही है, गलत है, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, इन तमाम तरीके की चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है। पॉलिटिकल थ्योरी से हमें पता चलता है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं तो कोई कथा के जैसे बस बैठे आराम से सुन रहे हैं, जी नहीं। आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप एक पेन पेपर हाथ में लेके रखिए और आप वहीं पे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, आप वहीं पे आंसर्स लिखेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि मेरे आंसर और आपके आंसर मैच करते हैं या नहीं करते, और आप अपने आप को इवेलुएट करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। किसी ने अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो वो क्या करेगा, मैग्नेट बेस पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारा चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो वेबसाइट से देख लो, वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा है तो मैग्नेट बेस का ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पे ये ट्विस्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहला सवाल आया, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, इज डिस्कसेस आइडिया दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्या पॉलिटिकल थ्योरी उन आइडियाज को डिस्कस कर रहा है जो कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का बेसिस बना रहा है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का बेस बना रहा है। क्या पॉलिटिकल थ्योरी उन आइडिया को डिस्कस कर रहा है? जी हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी उन आइडिया को डिस्कस कर रहा है। हम बात करते हैं इक्वालिटी की पॉलिटिकल थ्योरी में, हम बात करते हैं लिबर्टी की, हम बात करते हैं जस्टिस की, हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, हम बात करते हैं नेशनलिज्म की। ठीक है, और ये जितने भी आइडियाज हैं, सारी पॉलिटिक्स इन्हीं के इर्द गिर्द होती है ना। सारी पॉलिटिक्स इक्वालिटी के उसमें होती है, गरीब बोलता हमें कुछ नहीं दे रहे हो। पॉलिटिक्स होती है फ्रीडम के नाम पे कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। पॉलिटिक्स होती है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जस्टिस के नाम पे हो रही कि इसे न्याय मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है आज की तारीख में, आप जितने भी इंस्टीट्यूशन देख रहे हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, ये सारे इंस्टीट्यूशन इन्हीं आइडियाज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन, ये सब इन्हीं आइडियाज पे काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट, इट डिस्कसेस द आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। क्या पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग रिलीजन का जो वो है रिलेशनशिप है, क्या उसे एक्सप्लेन कर रहा है? ठीक है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ो, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। क्या पॉलिटिकल थ्योरी जो अलग अलग रिलीजन है उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है? जी नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी का तो ये काम नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी का कोई काम नहीं है कि रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करे, ये कोई पॉलिटिकल थ्योरी का काम नहीं है। अगला सवाल, इट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक इक्वालिटी एंड फ्रीडम। क्या पॉलिटिकल थ्योरी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, इक्वालिटी, फ्रीडम? जी हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी में हम ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर रहा है? ठीक है, क्या पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर रहा है? जी नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी को क्या लेना देना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे परफॉर्म कर रही है, बीजेपी कैसे परफॉर्म कर रही है, कांग्रेस कैसे परफॉर्म कर रही है, इससे हमें क्या लेना देना। ठीक है, सो ये वाला क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स।
ठीक है, पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन अगेन ट्रू, देन अगेन फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मैच करो कितने लोगों का आंसर सही आया है, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिन लोगों ने एज इट इज किया है। आप लोग अपने आप को नंबर देंगे, अगर सारे सही किए तो 4 आउट ऑफ 4 देना, कुछ गलत किए तो 4 आउट ऑफ 3 2, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में नंबर देंगे अपने आप को ईमानदारी से, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, आपको ईमानदारी से बताना है कि आपने आपको कितना बना है। ये क्लियर है, ट्रू फॉल्स वाला हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, वही ये ट्रू फॉल्स, ठीक, ये आंसर्स भी आ गए, सेम आंसर्स थे जो मैंने बताया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट पॉलिटिशियन डू, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल। यहाँ पे ये बताया गया कि पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट पॉलिटिशियन डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस के अलावा भी है पॉलिटिक्स? जी हाँ, पॉलिटिक्स बहुत कुछ है, ठीक है। इन ह्यूमैनिटीज, जो भी ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हम लोग कहाँ देखते हैं? पॉलिटिक्स आपने स्कूल लेवल पे देखा होगा कि भाई पॉलिटिक्स चल रही है, कॉलेज लेवल पे आपने सुना होगा पॉलिटिक्स चल रही है, घर पे कि वो बुआ पॉलिटिक्स कर रही है, वो मौसी पॉलिटिक्स कर रही है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं। और यहाँ पे जो ये पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स का कुछ एक बड़ा ही मतलब एक वाइडर ही कॉनोटेशन है। पॉलिटिक्स इज समथिंग मोर, पॉलिटिक्स इज समथिंग मोर देन पॉलिटिशियन, ठीक है। सो पॉलिटिक्स हैव डिफरेंट डेफिनेशन, पॉलिटिक्स have different definition and have different, politics has different definitions, ठीक है। पॉलिटिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस है यहाँ पे, क्लियर है। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इन्हीं आंसर्स को थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। एक तरीके से देखें तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस तो क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस तो एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। वो तो आपने कई बार ये भी सुना होगा कि फॉर एग्जांपल चुनाव लड़े बीजेपी से, लेकिन बाद में कांग्रेस में चले जाते हैं, या कांग्रेस से चुनाव लड़े फिर बीजेपी में चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे हेरा फेरी मतलब फेर बदल भी उनका चलता रहता है कि मान लो कि बीजेपी से चुनाव लड़े तो कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़े तो बीजेपी में चले जाएंगे, ठीक। द वेरियस आर्ग्यूमेंट हैव बीन रेज्ड ऑन दिस इशू। पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द मैनिपुलेशन एंड परस्यू एम्बिशन एंड सेटिस्फाई बॉन्ड, ठीक है। कुछ लोग पॉलिटिक्स को एसोसिएट करते हैं मैनिपुलेशन से, कि लोगों को मैनिपुलेट करो, पावर लो, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करो। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए ताकि हम लोगों का भला कर सके, हम लोगों के लिए आए। और कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग पॉलिटिक्स का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन हमने क्या देखा, पॉलिटिक्स की अलग अलग डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल लीडर्स एंड पर्सन हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस are argued to after a public service. A few people argue that politics is what politicians do and sometimes practices floor crossing, that is ayaram or gayaram, commit false promises, pursue individual interests in place of a nation as a whole, or having a criminal background sometimes. What about this notion? ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ पॉलिटिक्स में तो लोग अपने फेक प्रोमिसेस करते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है। कुछ फॉल्स प्रोमिसेस करने के बहाने से वो लोग जीत जाते हैं, और कुछ लोग जीतने के बाद में क्या करते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग, दैट इज आयाराम गयाराम। आयाराम गयाराम का मतलब यहाँ पे क्या है, वही वाली चीज है कि तुम बीजेपी में थे तो आयाराम, तुम जीते इसमें थे, कभी इधर चले गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, कभी बीजेपी पे आए, कभी कांग्रेस में आए, कभी आम आदमी पार्टी में गए, फिर कभी वापस बीजेपी में गए। तो आयाराम गयाराम, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप क्लास 12th में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है। क्लियर है, समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। Hence the following presumptions can be found out. It is unfortunate that politics have been associated with the pursuit of personal interest only, and it is a need to realize that politics is an integral part of society. The important focus should be on how government are formed and how they functions, because government play an important role in different institutions and help people to fulfill their
नीड्स एंड एस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भैया, यहाँ पे ये चीजें देखी जाती है कि इंपॉर्टेंट फोकस देखा जाता है कि पॉलिटिक्स को आप सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हो। पॉलिटिक्स इज वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिक्स होती है सोसाइटी में, हम हर एंगल में, हम हर उस सारी चीज में पॉलिटिक्स देखते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को हम एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, एक चेंज के लिए लेना चाहिए, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लेना चाहिए। People may also be engaged in political activity to participate collectively in politics to promote social development and resolve the problems of common people. In fact, जो people है उनको भी participate करना चाहिए, सभी को participate करना चाहिए politics में, और उनका एक aim होना चाहिए कि इस देश के development में साथ ही साथ देश में जितने भी social problems है उन सब के लिए हमें एक सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स को सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं जोड़ना चाहिए और पीपल को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर सोशल डेवलपमेंट। क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर हो गई है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। विजिलेंट सिटीजन आर मस्ट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी कमेंट। विजिलेंट सिटीजन्स आर मस्ट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी कमेंट। मतलब विजिलेंट सिटीजन मतलब जो एकदम रहता है ना, नजर बना के रखा है हर चीज पे, वो सिटीजन जरूरी है फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का अगर सक्सेसफुल वर्किंग होनी चाहिए तो कमेंट मतलब उस पर बताओ, अपनी टिप्पणी दो। ठीक है, कि विजिलेंट सिटीजन आर मस्ट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। विजिलेंट सिटीजन्स आर नेसेसरी। विजिलेंट सिटीजन आर मस्ट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी फॉर फॉलोइंग रीजन। आप खुद सोचो कि अगर सिटीजन खुद एक तरीके से देखो बहुत ज्यादा अटेंटिव रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई कुछ भी बुरा होगा तो सिटीजन उसको ऑटोमेटिकली रोक लेगा। हम हर चीज ऐसा क्यों सोचते हैं कि कहीं अगर सरकार गलत जा रही है तो उसको पार्लियामेंट ही रोकेगी, हम भी तो रोक सकते हैं ना। तो विजिलेंट सिटीजन होंगे तो सरकार को चुनाव में हरा भी देंगे अगले साल, मतलब अब जब चुनाव होंगे हर 5 साल में कि सरकार ने अच्छे काम नहीं किया। विजिलेंट सिटीजन होंगे तो देखेंगे कि सरकार फेक प्रोमिसेस कर रही है कि फुलफिल भी करती है। तो हमें अवेयर वाले सिटीजन जरूर चाहिए और यही सिटीजन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप खुद सोचो कि डल और डम सिटीजन्स हो गए जिन्हें कुछ नहीं पता, एकदम आंख बंद करे हैं, जो गलत देख के भी अपना आंख बंद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर तो सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। लेकिन आज की तारीख में आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह देखते हैं, ये क्या, ये हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी है। ठीक है, बट सारी चीजें पीसफुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को मार काट रहे हो, पीसफुली आप प्रोटेस्ट करो, इससे गवर्नमेंट को भी आप इन्फ्लुएंस करते हो और सिटीजन्स भी विजिलेंट है कि नहीं ये चीजें सही नहीं हो रही है। क्लियर है, मैं जो समझाया वो समझ में आ गया। अब एक बार रीड कर दें। विजिलेंट सिटीजन एनकाउंटर द करप्ट एक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू बी अवेयर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जो विजिलेंट सिटीजन्स होते हैं, जो अवेयर सिटीजन होते हैं, जिनको कि बहुत ज्यादा जागरूक सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, विजिलेंट सिटीजन मतलब जागरूक सिटीजन एक तरीके से। वो गवर्नमेंट ने कोई भी करप्शन एक्टिविटी की है या उनके रिप्रेजेंटेटिव ने जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है, तो वो उन पे बराबर चेक रखते हैं और अगर चीजें सही नहीं होती है तो वो उन्हें रोकते भी कि नहीं भाई तुमने ये सही नहीं किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विजिलेंट सिटीजन फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन बाय फॉर्मिंग एसोसिएशन, public meeting, etc. against the malpractices done by politicians, that is defection, false commitment to the people, to look only after their own individual or family member interest, etc. जो विजिलेंट सिटीजन्स है वो अपने अपने ग्रुप्स क्लब्स बना लेते हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं कि देखो सरकार ने ये झोल किया है, सरकार ने हमसे झूठे वादे किए, देखो ये सरकार ने डिफेक्शन मतलब कि चुनाव लड़ा किसी और पॉलिटिकल पार्टी से और जीतने के बाद किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा रुपए दे दिए तो उस पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो ये गलत है। साथ ही साथ वो लोग गवर्नमेंट के मैनिफेस्टोज, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज देखते हैं कि उन्होंने क्या वादे किए हैं, उनमें से कुछ कौन कौन से वादे उन्होंने निभाए हैं, नहीं निभाए हैं, तो ये सारी चीजों पे वो लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, विजिलेंट सिटीजन keep a check on wrong politics issued by government and corruption which endangered people's lives and security as well. Vigilant citizen can organize the campaign also to negotiate the interest of particular group and demonstration to pursue the government to change the law if required. Vigilant citizens aspire to create a better society by debating the actions of their representative. ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो विजिलेंट सिटीजन्स होते हैं वो कैंपेन वगैरह, ठीक है, कैंपेन वगैरह करना, मीडिया में अपनी बातें बढ़ चढ़ के बोलना, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, और इसी तरीके से वो लोग डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? आई थिंक कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यूजफुल फॉर अस? आइडेंटिफाई 4 वेज इन विच पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी यूजफुल फॉर अस। हमें यह बताना है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, आपको ये वाली चीजें यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे political theory advocate various views to be needed as science or art. As a science, the following function of political theory has been propounded by David Easton as a science. A political theory ensures analytical scheme which renders research meaningful and describe the mutual relation of political variables. A comparative study of various researchers verify the conclusion and reveal the areas to be required more empirical work. A relative consistent concept make a research more reliable. अब आप बोलोगे सर आपने क्या पढ़ दिया, समझ ही नहीं यार, आप तो पढ़ ही जा रहे हो। अब शांति रखो, अब मैं बताता हूँ। देखो इसको भूल जाओ, ये जो लिखा है इसको भूल जाओ, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? पॉलिटिकल थ्योरी हमारी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाती है। कोई भी चीजें हुई तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या वाकई में जस्टिस किया। कोई भी चीजें हुई तो आप वाकई में एनालाइज कर सकते हो कि क्या वाकई में यहाँ पे फ्रीडम वाली बात हो रही है। कुछ और भी चीज हुई तो आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या यहाँ पे इक्वालिटी वाली बात हो रही है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारी एनालिटिकल स्किल को, हमारी रिसर्च करने वाली स्किल को, कि क्या ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही होना चाहिए, क्या आज़ादी मतलब इतना है, ये आज़ादी की डेफिनेशन में नहीं आएगा क्या? तो ये इंसान की क्या है, सबसे पहले एनालिटिकल स्किल्स, देन रिसर्च स्किल, इन सबको पॉलिटिकल साइंस इनहेंस करता है। ये क्लियर हुआ, इसको अपने शब्द में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, as a social and natural identity in other word of Britt and Mills. इनको भले ये जो थिंकर्स के नाम, ये थिंकर्स के नाम अगर नहीं याद हो रहे हैं, ये नहीं रहेगा तो इनको भूल जाओ। It is an ideology of justified practices to make criticism and to determine policy. It prepare goals, guidelines for the aspiration and policies made at various level of ideas. Prepare strategies, program to meet both the ends and mean. It assumes the formation of society and conflict to be arisen in society as well as solution to a particular conflict. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी सबसे पहले एनालिटिकल स्किल का काम करती है, दूसरे बाद रिसर्च वाला काम करती है, तीसरा ये एक तरीके से हमारा मीन्स और एंड्स दोनों का काम करती है। मीन्स और एंड, हर पॉलिटिकल पार्टी का सपना है कि सब लोगों को जस्टिस मिले, तो ये हमारा माध्यम है, और यही हर पॉलिटिकल पार्टी का एंड भी है, यही हर गवर्नमेंट का एंड भी है। हर गवर्नमेंट का एम है कि सारे लोगों में इक्वालिटी हो, तो ये एंड भी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स और एंड्स का भी काम करती है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें सोचने पे मजबूर करती है, हमें आर्टिकुलेट करने पे मजबूर करती है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो कंक्लूजन में पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी कंक्लूडेड एज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल डेटा। इट एम्स टू अचीव अ बेटर वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जितने भी डेटा है, जितनी भी सरकारें हैं, उन सब की स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल सही है, और हम एक वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाते हैं पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक दैट अ गुड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैन कंपेल अदर टू लिसन यू? एक और फिर से मैं पूछ रहा हूं, मतलब फिर से रीड कर रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डू यू थिंक दैट अ गुड और अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैन कंपेल अदर्स टू लिसन यू? अगर एक गुड आर्ग्यूमेंट दे रहे हो और एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो क्या दूसरा आपकी बातें सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। इसका जवाब क्या होना चाहिए? यस। इसका जवाब होगा यस। लेकिन क्यों सुनेगा वो थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन करना है। Yes, I agree that a good argument can compel other to listen to me because everyone who is a rational always takes interest in debates, conversation, interaction to reach a better conclusion. Every individual is impressed with the logic and rational point to be agreed, convinced upon. In a positive manner, if I make the efforts to convince other, they listen to me very carefully. In a discussion or a debate, even people participate to make their doubts clear and get convinced.
अब यहाँ पे बताया कि कोई भी रेशनल मतलब कोई भी एक समझदार व्यक्ति होगा जिसकी की सोचने की क्षमता अच्छी होगी, तो बिल्कुल वो सामने वाले का पॉइंट सुनेगा, बहुत शांति से सुनेगा, बहुत धीरज से सुनेगा, ऐसा नहीं कि चिल्लाने लग जाएगा जैसे तुमने बोला। साथ ही साथ कुछ लोग डिबेट में इसलिए भी हिस्सा लेते हैं क्योंकि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है ना। कोई भी नया इंसान है तो सोचेगा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिल रहा है, तो उसके लिए एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो वाली चीजें, ठीक है, इन अ पॉजिटिव मैनर। ये एक तरीके से क्या होता है, एक तो हम कन्विंस भी कर पाते हैं, साथ ही अलग अलग हमें डिबेट्स कुछ भी होती है तो हम अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। साथ ही साथ अगर मैं समझदार व्यक्ति हूं तो मैं सभी के पॉइंट को एब्जॉर्व करूंगा, मुझे कुछ सही नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा, बाकी अगर किसी ने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया तो मैं पीसफुली सुनूंगा, ऐसा नहीं है कि मानने लग जाऊंगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर लोगे, इसमें ज्यादा समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Do you think that studying political theory is studying like mathematics? Give reason for your answer. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि political theory is like studying mathematics? क्या political theory is like studying mathematics? इसका कुछ आंसर्स बताओ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। Political theory and mathematics are completely wrong. ऐसा क्यों? मैथमेटिक्स का एक ही आंसर होगा, 2 + 3 का इसका आंसर है, 2 + 3 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3 का आंसर यहाँ पे 5 होगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आंसर्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे everyone have different point of view, everyone have different point of view, everyone have different point of view, ठीक है, and all are correct, and all are correct as well as incorrect, as well as incorrect. All are correct as well as incorrect. मैथ्स में देखो एक ही आंसर होगा, 2 + 3 कर दिया 5। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी। मेरी इक्वालिटी की डेफिनेशन आपकी इक्वालिटी की डेफिनेशन से अलग होगी, मेरी फ्रीडम की डेफिनेशन आपकी फ्रीडम की डेफिनेशन से अलग होगी, ठीक है, और मेरी डेफिनेशन भी सही होगी और आपकी डेफिनेशन भी सही होगी, और कहीं कहीं मेरी डेफिनेशन भी गलत होगी और आपकी डेफिनेशन भी गलत होगी। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यही इसका जवाब है। पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जो कि हमें क्या रहता है, जो कि हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है। और मैथ्स का है कि एक ही आंसर है। क्लियर? No, studying political science is not like studying mathematics, because mathematics have specific definition of every shape or particular areas which may be applicable as per terms, but political theory deals with need, aspiration of the people and state who may have different opinion on different issues to be encountered to develop a harmonious relation. ठीक है, वही वाली चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 होता है यहाँ पे समाप्त। आई होप चीजें समझ में आई होगी। एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहाँ पे जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे जो वीडियोस मिल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, ये आपको एकदम लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, जो भी सीबीएसई ने चेंज किया है, ठीक है। तो इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी आपकी बुक में एडिशनल टॉपिक ऐड होने हैं, जो भी चीजें डिलीट होनी है, जो भी चीजें चैप्टर्स का मर्जर होना है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। एकदम लेटेस्ट पैटर्न, एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वीडियो मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो बनाते समय हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी विशेष ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से आप लोग निश्चिंत हो जाइए। जब तक मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में है, आपको किसी चीज से डरने की कोई बात नहीं है, चाहे स्कूल एग्जामिनेशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। क्लियर? इसी के साथ हमारा होता है यहाँ पे चैप्टर समाप्त। आपकी बुक पॉलिटिकल थ्योरी का पहला चैप्टर होता है खत्म। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए। गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ सीबीएसई के 12 इंग्लिश, सीयूईटी, सीबीएसई 7 to 12 हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तमाम तरीके के आपको यहाँ पे वीडियोस दिखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ CBSE K-12 इंग्लिश में। जैसे ही मैं गया CBSE K-12 इंग्लिश में, यहाँ पे मैंने टच किया, CBSE K-12 इंग्लिश, यहाँ पे सभी क्लासेस यहाँ पे ओपन अप हो जाएंगी। आपको 9th की पढ़ाई करनी है तो 9th में चले गए, 10th की पढ़ाई करनी है तो 10th में चले गए। फिलहाल हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो मैं जाता हूँ क्लास 11 पे टच करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लास 11 पे टच किया, यहाँ पे क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट की वीडियोज नजर आ जाएंगे। और अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा, आपकी दोनों बुक का। तो जैसे ही आप यहाँ पे वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के आपको वीडियोस दिखेंगे। ये वीडियोस जो होंगे ये क्या होंगे, ये चैप्टर वाइज होंगे। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे आपकी NCERT बुक और जो भी CBSE का लेटेस्ट अपडेशन है उसके हिसाब से। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वेबसाइट से सर बहुत आलसी आ रही है तो सिंपली जाओ प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो और वहां से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाई जाती है, जैसे CUET हो गया, IIT JEE नीट हो गया, ठीक है, इन सभी की तैयारी यहाँ पे होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेज ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।